फिल्म की शुरुआत होती है और पहली सीन में हम एक शहर को देखते हैं जो पूरी तरह से वीरान दिखाई देता है। दरअसल यहाँ एक रेडिएशन फैल गई है जिसकी वजह से सभी लोग मारे जा चुके हैं और बस कुछ ही लोग हैं जो जिंदा हैं, जिन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को रेडिएशन से बचा के रखा है। ऐसे लोगों को सर्वाइवर कहा जाता है। फिर हमें एक लड़की जिसका नाम ऐना होता है उसको दिखाया जाता है। ऐना शहर से कुछ सामान लेकर वापस पहाड़ों की तरफ आ रही होती है। दरअसल ऐना इन्हीं पहाड़ों में रहती है क्योंकि यहाँ वो रेडिएशन नहीं है। वापस आने के बाद वो सूट उतारती है जो उसने शहर जाने के लिए पहना होता है, क्योंकि शहर में रेडिएशन है और जहाँ वो रहती है वहाँ इस सूट की कोई ज़रूरत नहीं है। वापस आने के बाद वो अच्छे से नहाती है ताकि बाहर जाने की वजह से उसकी बॉडी में कोई रेडिएशन ना रह गया हो। अगले दिन ऐना अपने कुत्ते के साथ शिकार पर जाती है, जहाँ पर पहले से ही कुछ जानवरों के लिए उसने जाल बिछाए होते हैं, लेकिन उसे उस फंदे में कुछ नहीं मिलता। फिर ऐना का कुत्ता अचानक से भागना शुरू कर देता है क्योंकि उसे लगता है कि जरूर वहाँ पे कुछ है। ऐना भी उसका पीछा करती है। वहाँ पहुँचने के बाद ऐना को वहाँ पर एक अजीब तरह की गाड़ी दिखाई देती है, जिसको देखकर ऐना वहाँ पर छुप जाती है क्योंकि वो देखना चाहती है कि ये क्या चीज है। उसके बाद वहाँ एक आदमी जिसने अजीब तरह का सूट पहना होता है वो वहाँ आता है। वो वहाँ पे रेडिएशन चेक कर रहा होता है। ऐना भी उसको देख रही होती है। फिर वो आदमी अपना सूट उतार देता है क्योंकि उसको पता चल चुका है यहाँ पे कोई रेडिएशन नहीं है। इसके बाद वो बहुत खुश होता है, वो बहुत चिल्लाता है और फिर झरने में नहाने के लिए चला जाता है। फिर ऐना भी उसका पीछा करती है और उसके पास पहुंच जाती है। वो उससे कहती है कि इस झरने से जल्द बाहर निकल जाओ, लेकिन वो आदमी देखता है कि ऐना के हाथ में बंदूक है, इसलिए वो भी अपनी पिस्टल ऐना की तरफ पॉइंट कर देता है, जिससे ऐना समझ जाती है कि वो उससे डर रहा है। इसलिए ऐना उसको बोलती है कि वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती। ऐना कहती है कि दरअसल वो जिस झरने में नहा रहा है वो पानी शहर से आ रहा है जिसमें रेडिएशन है, इसलिए वो उसे जल्दी से जल्दी उस झरने से निकलने के लिए बोलती है। जिसके बाद वो आदमी जिसका नाम जॉन होता है वो जल्दी से बाहर निकल जाता है और अपनी गाड़ी के पास पहुंचकर खुद को इंजेक्शन देना चाहता है ताकि उस रेडिएशन का असर उसके शरीर पर ना हो, जो कि पानी में नहाने की वजह से उसकी बॉडी में जा चुका होता है। लेकिन वो बहुत घबराया हुआ होता है, जिसकी वजह से वो खुद को इंजेक्शन नहीं दे पा रहा होता है। इसलिए ऐना उसकी मदद करती है और उसे वो इंजेक्शन लगा देती है। उसके बाद ऐना जॉन को अपने घर ले आती है और उसके बाद उसकी बॉडी को अच्छे से धोती है ताकि जॉन की बॉडी से रेडिएशन निकल जाए। लेकिन अब काफ़ी देर हो चुकी है। अब रेडिएशन जॉन की बॉडी के अंदर जा चुका होता है और उसकी तबीयत खराब होने लगती है। ऐना उसकी बहुत देखभाल करती है और उसके लिए वो प्रेयर भी करती है, जिसके बाद जॉन की हालत सुधरने लगती है और वो ठीक होने लगता है। एक दिन ऐना अपनी फैमिली एल्बम जॉन को दिखाती है और बताती है कि कैसे इस रेडिएशन ने उसके पिता को उससे छीन लिया है। वो बताती है कि उसका एक छोटा भाई भी था जो कुछ सामान लेने के लिए शहर की तरफ गया, जिसके बाद वो कभी वापस नहीं आया। ऐना कहती है कि उसे पता भी नहीं है कि वो जिंदा भी है या नहीं। उसके बाद जॉन भी सुनकर दुखी हो जाता है क्योंकि जॉन ने भी अपने साथ के लोगों को खोया होता है। फिर अगले दिन ऐना खेत में कुछ काम कर रही होती है। फिर जॉन भी उसके पास आ जाता है। वो ऐना को खुद से काम करता देख कहता है, जब ट्रैक्टर तुम्हारे पास है तो उससे काम क्यों नहीं कर रही। ऐना बताती है कि उसमें फ्यूल नहीं है। फिर जॉन बताता है कि कुछ ही दूरी पर फ्यूल स्टेशन है, तुम वहां से फ्यूल ले आओ। लेकिन ऐना बताती है कि उस फ्यूल पे कोई इंसान नहीं है जो उसे फ्यूल दे सके, इसलिए वो वहां से फ्यूल नहीं ला सकती। लेकिन जॉन कहता है कि तुम खुद भी ऐसा कर सकती हो। दरअसल ऐना बहुत समय से अकेली रह रही होती है, इसलिए उसके दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा होता। इसके बाद वो वहां जाकर फ्यूल भरकर ले आती है। इसके लिए वो जॉन का शुक्रिया अदा भी करती है। उसके बाद जॉन अपने बारे में ऐना को बताता है कि पहले वो भी ऐना की तरह अकेला रहता था और ऐना की तरह उसके दिमाग में भी कोई आइडियाज नहीं आते थे। फिर एक दिन मैंने वहाँ से निकलने का फैसला किया क्योंकि वो एक इंजीनियर है, इसलिए उसने वो अजीब सी दिखने वाली गाड़ी और वो सूट तैयार किया, जिसमें शुरुआत में हम जॉन को देखते हैं। फिर जॉन बताता है उसने फिर एक जगह को ढूंढा जहाँ रेडिएशन ना हो और उसके बाद मुझे यह जगह मिली। अगले दिन ऐना जॉन को जनरेटर चेक करने को कहती है क्योंकि उसमें कुछ प्रॉब्लम है। वो काफी समय से चल नहीं रहा होता है। क्योंकि जॉन एक इंजीनियर है, इसलिए जॉन चेक करने लगता है।
लेकिन काफी कोशिश के बाद जॉन उसे ठीक नहीं कर पाता। उसके बाद एना और जॉन बाहर आ जाते हैं। फिर जॉन को वो झरना दिखाई देता है जिसमें नहाने की वजह से जॉन बीमार हो गया था, क्योंकि उस झरने में रेडिएशन है। उस झरने को देखने के बाद जॉन को एक आइडिया आता है। वो एना को बताता है कि हमें एक बड़ा सा व्हील बनाना होगा, जिस व्हील को हम इस झरने के नीचे सेट कर देंगे। उस व्हील के ऊपर पानी गिरने की से व्हील घूमने लगेगा, जिससे हम बिजली पैदा कर सकते हैं। एना को भी ये आइडिया काफी अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि लकड़ी आए कहाँ से। फिर जॉन को एक चर्च दिखाई देता है। वो एना को बताता है कि इस चर्च में उतनी लकड़ियाँ मौजूद हैं जितनी उनको इस व्हील को बनाने के लिए चाहिए, लेकिन हमें चर्च को तोड़ना होगा। लेकिन एना ऐसा नहीं चाहती। वो इमोशनली उस चर्च से जुड़ी होती है, क्योंकि जब वो अकेली थी तो यही एक जगह थी जहाँ वो समय गुजारती थी। इसलिए वो जॉन से ऐसा करने से मना करती है। इसलिए जॉन उसकी फीलिंग को समझता है और एना से कहता है कि ठीक है, वो इस चर्च को नहीं तोड़ेगा और उसी जनरेटर को ठीक करने की कोशिश करेगा। उसके बाद जॉन और एना मार्केट जाते हैं, जहाँ पर जॉन शराब की बोतल ले लेता है। फिर वापस घर आने के बाद रात को एना बहुत ज़्यादा शराब पीने के कारण नशे में हो जाती है और उसी समय वो जॉन को शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन जॉन उसको समझाता है कि अभी यह सही समय नहीं है उनकी शादी का, क्योंकि अभी उन्हें पहले अपने कामों को पूरा करना चाहिए जो उनके सर्वाइवल के लिए जरूरी हैं, क्योंकि अगर उनकी शादी हुई तो ऐसा नहीं कर पाएंगे और एक दूसरे को ज्यादा समय देने लगेंगे। एना भी उसकी बात समझती है और जॉन की बात मान जाती है। अगले दिन एना अपने कुत्ते के साथ पहाड़ों पर जाती है, जहाँ उसका कुत्ता अचानक से भागना शुरू कर देता है। एना भी उसका पीछा करती है और उसके पीछे भागती है और वो देखती है कि उसका कुत्ता एक आदमी के पास होता है जिसका नाम कैलिब होता है। कैलिब एना से कहता है कि उसे बहुत प्यास लगी है, उसे पानी की बहुत जरूरत है, इसलिए एना उसे घर ले आती है। जैसे ही एना कैलिब के साथ घर पहुंचती है तो जॉन कैलिब पर बंदूक तान देता है, लेकिन एना उसको ऐसा करने से रोकती है और बताती है कि उसे सिर्फ पानी की जरूरत है, वो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसके बाद ये कैलिब को पानी पीने के लिए देते हैं, जिसके बाद कैलिब अपने बारे में बताता है कि पहले मैं भी अपने कुछ साथियों के साथ एक गुफा में रहता था, लेकिन वहाँ पे भी रेडिएशन फैल गया था। इसकी वजह से मेरे साथी मारे गए और मैं अपनी जान बचाकर भाग आया और यहाँ पहुँच गया। और वो जॉन और एना से वहाँ रुकने के लिए इजाज़त मांगता है। जॉन उसको रुकने की इजाज़त तो दे देता है, लेकिन वो कहता है कि उसे घर के बाहर रहना होगा। लेकिन एना जॉन को समझाती है और फिर कैलिब को घर के अंदर रहने की इजाज़त मिल जाती है। उसके बाद खाना खाते समय कैलिब जॉन से पूछता है कि वो यहाँ कैसे आया। जॉन बताता है कि वो एक ऐसी जगह खोज रहा था जहाँ रेडिएशन ना हो। फिर उसको यह जगह मिली। रास्ते में आते समय मैंने देखा एक छोटा लड़का मेरा खाना चुराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी हालत काफी खराब होती है। रेडिएशन उसकी बॉडी के अंदर जा चुका होता है। उसके बाद मैं उसे छोड़कर यहाँ आ गया। उसके बाद एना कैलिब को घर में उसका रूम दिखाती है। जॉन ये सब देखकर एना से गुस्सा हो जाता है। जॉन एना से कहता है कि तुम उसे जानती भी नहीं हो, उसकी इतनी खातिर करना सही नहीं है। एना उससे नाराज हो जाती है कि जॉन उस पर शक कर रहा है और एना जॉन से कहती है कि तुमने मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताया जो तुम्हें यहाँ आते समय मिला था, जिसको तुम मरने के लिए छोड़कर आ गए। जॉन कहता है कि तुम सच का सामना नहीं कर पाओगी। एना कहती है कि क्यों नहीं, वैसे भी पहले ही मैंने अपने परिवार के 2 लोगों को खोया है, इसलिए मैं काफी स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ और अब किसी भी दुख का सामना कर सकती हूँ। फिर जॉन एना को बताता है कि जो लड़का मुझे मिला था यहाँ आने से पहले वो और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा भाई था, जिसका तुमने मुझे एल्बम में फोटो दिखाया था। दरअसल उसकी हालत काफी खराब थी क्योंकि रेडिएशन उसकी बॉडी में पूरी तरह से घुस चुका था और वो बहुत दर्द में था और मुझसे मौत की भीख मांग रहा था, इसलिए मुझे उसे मारना पड़ा। ये सुनकर एना को बहुत दुख होता है कि उसका भाई मर गया है। फिर जॉन एना से माफी मांगता है क्योंकि एना सारे हालात को समझती है कि किस वजह से जॉन को एना के भाई को शूट करना पड़ा, इसलिए वह जॉन को माफ कर देती है। अगले दिन जॉन और कैलिब शिकार पर जाते हैं और एक शिकार कर वापस आ जाते हैं और रात को उसको खाते हैं। खाना खाते समय
जॉन उस व्हील के बारे में बात करने लगता है जिसको बनाने के लिए एना ने मना कर दिया था क्योंकि वो चर्च को तोड़वाना नहीं चाहती। जॉन कहता है कि हमें उसे बनाना ही होगा, नहीं तो हमें प्रॉब्लम होगी। हमें बिजली की बहुत जरूरत है, जिसके लिए जॉन उस चर्च को तोड़ना चाहता है, लेकिन कैलिब ऐसा करने से मना करता है। कैलिब नहीं चाहता कि चर्च को तोड़ा जाए। वो कहता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, यहाँ पर एक ही धार्मिक स्थल है। लेकिन इस बार एना जॉन से कहती है जो तुम्हें सही लगे वो कर सकते हो। इसलिए अगले दिन ये सब उस चर्च को तोड़ना शुरू कर देते हैं, जिससे उन्हें व्हील बनाने के लिए लकड़ियां मिल सकें। चर्च का काम करते समय कैलिब और एना एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। एना को कैलिब की बातें काफी पसंद आने लगती हैं। एना कैलिब के साथ काफी खुश दिखाई देती है, लेकिन ये बात जॉन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। शाम के वक्त जब एना जॉन के कमरे में आती है, जॉन एना को कहता है कि तुम जिसके साथ रह सकती हो, ये तुम्हारी जिंदगी है। ये सुनकर एना को बुरा लगता है। वो कहती है कि जॉन तुम मुझ पर फिर शक कर रहे हो, तुम जैसा सोच रहे हो मेरे और कैलिब के बीच में वैसा कुछ नहीं है। अगले दिन हम देखते हैं कि काफी मुश्किल के बाद ये आधा काम कर लेते हैं। व्हील आधा बनकर तैयार हो चुका है, जिसकी खुशी में ये रात को पार्टी करते हैं। पार्टी करने के बाद ये लोग तालाब में चिल करने के लिए जाते हैं। तालाब में ये गेम खेलते हैं। कैलिब एक बोतल को पानी में फेंक देता है और कहता है जो उसे ढूंढ के लाएगा वो गेम जीत जाएगा। सबसे पहले जॉन उस बोतल को ढूंढने के लिए पानी में जाता है, लेकिन बोतल उसे नहीं मिलती। उसके बाद एना बोतल को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जाती है। पानी के बाहर आने के बाद एना कहती है कि बोतल उसे मिल गई थी, लेकिन फिर उसके हाथ से छूट गई। और फिर एना और कैलिब दोनों तालाब में बोतल ढूंढने के लिए डुबकी लगाते हैं, जिसको देखने के बाद जॉन, जो कि पहले से ही गुस्सा होता है, अब दोनों को पानी में एक साथ डुबकी लगाते देख जॉन बहुत गुस्सा हो जाता है। इसके बाद जब ये लोग तालाब से बाहर आते हैं तो जॉन एना को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और कहता है पहले मुझे एहसास नहीं था, लेकिन अब मुझे एहसास हो चुका है, इसलिए अब सही समय है हमारी शादी के लिए। इसके बाद ये घर आ जाते हैं। उसके बाद एना और जॉन एक कमरे में जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे के करीब आने ही वाले होते हैं, लेकिन पार्टी के दौरान जॉन ने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए वो सो जाता है। एना उसको जगाने की काफी कोशिश करती है, पर जॉन होश में नहीं आता। इसकी वजह से एना को फिर एक बार निराशा मिलती है। इसके बाद एना कैलिब के रूम में चली जाती है। कैलिब, जो कि एना से पहले से ही फ्लर्ट करता था क्योंकि वो एना को पसंद करता है, इसलिए ये दोनों पूरी रात एक दूसरे के साथ बिताते हैं। सुबह होने के बाद जॉन और एना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। उसके बाद वहाँ कैलिब आता है। कैलिब एना को अपनी वाइफ की तरह टच करने लगता है। ये सब जॉन देख रहा होता है, जिसको पहले से इन दोनों पे शक था, और अब एना और कैलिब का ये बर्ताव देखकर उसको पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि जरूर इनके बीच में कुछ हुआ है, जिससे ये इतना नजदीक आ गए हैं। जॉन इस सब से बहुत दुख होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। उसके बाद कैलिब और जॉन काफी मेहनत के बाद ये व्हील को लगभग तैयार कर देते हैं। वापस आते समय जॉन कैलिब से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि जब से तुम एना और मेरी जिंदगी में आए हो तब से मेरी और एना के बीच की दूरियां काफी कम हो गई हैं। अब हम एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं। लेकिन कैलिब उसकी ये बात समझ जाता है। उसे पता होता है कि जॉन उससे झूठ बोल रहा है। उसके बाद कैलिब जॉन से कहता है कि जॉन तुम्हें झूठ बोलना भी नहीं आता, जिसका जॉन कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ये व्हील को पूरी तरह से तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक आखिरी काम अभी बाकी होता है, जिसको करने के लिए कैलिब रस्से की मदद से नीचे चला जाता है। क्योंकि इस पानी में रेडिएशन है, इसलिए कैलिब सूट पहनकर नीचे जाता है। वो काम पूरा करके वापस आने लगता है, लेकिन उसका पैर स्लिप हो जाता है और कैलिब गिरने लगता है। लेकिन जॉन सही समय पे रस्सी पकड़ लेता है और कैलिब को ऊपर खींच लेता है, जिससे कैलिब बच जाता है। कैलिब ऊपर पहुंचने वाला ही होता है कि एक बार फिर से उसका पैर फिसल जाता है, जिसके बाद जॉन रस्सी तो पकड़ लेता है, लेकिन कैलिब को उस पर भरोसा नहीं होता कि इस बार भी जॉन उसकी जान बचाएगा। कैलिब जॉन एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं, जिससे कैलिब को जॉन की आंखों में गुस्सा दिखाई देता है, जिसके तुरंत बाद सीन बदल जाता है और जॉन घर वापस आ गया होता है। जॉन को देखकर एना उससे माफी मांगती है। एना कहती है कि कल रात को अनजाने में उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि उसने शराब पी रखी थी। वो कहती है लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ।
कैलिब से नहीं। इसके बाद जॉन कहता है कि कोई बात नहीं, वैसे भी कैलिब हमेशा के लिए जा चुका है। उसने कहा है कि वो कभी वापस नहीं आएगा क्योंकि उसे अपने जैसे सर्वाइवर को ढूंढना है और उनकी मदद करनी है। लेकिन एना को कुछ गड़बड़ लगती है कि कैलिब अचानक से कैसे जा सकता है। वो उसे ढूंढने के लिए बाहर जाती है और कैलिब को सब जगह ढूंढने लगती है, लेकिन कैलिब उसे कहीं नहीं दिखाई देता। अब उसका शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर जॉन ने कैलिब को मार दिया है। इसी तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। उस व्हील के चलने से अब इनके घर में बिजली भी आ गई है, लेकिन कैलिब के अचानक से गायब होने की वजह से अब एना उदास रहती है। अगले दिन एना किसी काम से घर के स्टोर रूम में जाती है, जहां उसे वो पियानो दिखाई देता है जो पहले चर्च में था। क्योंकि चर्च टूट गया है इसलिए जॉन इसे यहाँ ले आया। एना पियानो को बजाना शुरू कर देती है। एना एक बहुत ही सैड धुन बजाना शुरू कर देती है, जिसको सुनकर जॉन भी वहाँ आ जाता है। इसके बाद एना जॉन की आंखों में देखती है, जिसको देखने से हमें पता चलता अब एना को सब पता लग गया है कि कैलिब के साथ जॉन ने क्या किया है। एना का ऐसा बर्ताव देखकर जॉन समझ जाता है कि एना सब जान चुकी है, इसलिए जॉन भी एना के पास बैठ जाता है। और अब जॉन को समझ आ चुका है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। इसके बाद फिल्म खत्म हो जाती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज जरूर बताएं और वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।